हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया, जो कि है एक वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस का ही पार्ट है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है और किस तरह से होती है। तो एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम इसका। ये टॉपिक है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा में, बीएड में। ओके, तो चलो देखते हैं। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। ओके, प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई होते हैं, वैसे ही प्रोटोजोआ होता है एक प्रोकैरियोट है, जो कि होता है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक सिंगल सेल का होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये है वेक्टर बोर्न डिजीज। ये खुद से दूसरे इंसान तक या दूसरे एनिमल तक ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और इसको जरूरत पड़ती है किसी व्हीकल की या कैरियर की या वेक्टर की, जो इसको किसी ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा सके, ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सके। ठीक है, और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। तो इसमें जो वेक्टर का रोल है, कौन प्ले करता है? वो प्ले करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। रोल प्ले करती है वेक्टर का या व्हीकल का, जो कि प्लाज्मोडियम को एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचाती है और बीमारी कॉज करती है। ठीक है, तो ये है फीमेल एनोफिलीज। यही कारण है जिसके कारण मलेरिया होता है। ये लार्वी हैं इसके। ठीक है, और ये मेल मॉस्किटो है, मेल एनोफिलीज है। तो जो मेल मॉस्किटो है ये ब्लड सकिंग नहीं करता है, खून नहीं पीता है। ये फ्लावर के नेक्टर पे ही जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो मलेरिया कॉज होता है फीमेल एनोफिलीज के कारण। आई होप क्लियर है। चलो, डिफरेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि कॉमनली कॉज करती हैं मलेरिया को? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया कॉज करती हैं। और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन ये क्या है? ये मेन है। ठीक है, जो कि ज्यादा कॉज करती है मलेरिया। तो ये सभी टाइप्स क्या हैं? प्लाज्मोडियम की ही अलग अलग वैरायटी कह सकते हो आप। जो बायो से नहीं है उसके लिए क्या है? अलग अलग वैरायटी है प्लाज्मोडियम की, जिनमें कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है वो सबसे ज्यादा फैटल मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीरियस मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम कॉज करता है। ये क्या कर देता है? मैलिग्नेंट टर्जियन मलेरिया कॉज करता है। ओके, आई होप क्लियर है ये सब। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, चिल्स आ सकती हैं, कपकपी लगती है, फीवर तो होता ही होता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है मलेरिया में, ड्राई कफ कुछ केस में आ सकता है, पेन एंड फटीग होना बहुत कॉमन है, क्योंकि ये आरबीसी को अफेक्ट करता है, आपकी रेड ब्लड सेल्स को खा लेता है। प्लाज्मोडियम और लीवर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए पेन होना और फटीग होना, थकावट होना। फटीग का मतलब होता है थकावट, थकान लगे रहना। ये सब चीज बहुत कॉमन है मलेरिया में। नोजिया होता है, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपको वॉमिटिंग होने वाली है। एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, क्योंकि इसका जो मेन प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन ऑर्गन है वो होता है लीवर में, तो लीवर क्या होता है? बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। वॉमिटिंग भी हो सकती है, बहुत कॉमन है। कंफ्यूजन आर कॉमन। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है? आरबीसी को ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अगर आरबीसी नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, और हो सकता है कुछ केसों में मलेरिया के कंफ्यूजन हो जाए लोगों को, जो पेशेंट होते हैं। ठीक है, माइल्ड एनीमिया। एनीमिया क्या है? खून की कमी। तो आरबीसी ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हो गए हैं या डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, तो एनीमिया होना, खून की कमी होना भी बहुत कॉमन है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में होता है। अब आरबीसी ही प्लाज्मोडियम ने खा लिया है तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो खून की कमी होना बहुत कॉमन है। चलो, टिपिकल सिम्टम सबको पता है क्या होता है मलेरिया में। तो इसमें क्या है? एक कोल्ड स्टेज होती है, जिसमें क्या है? सीवरिंग होती है, बहुत ज्यादा कपकपी लगती है। अगर किसी को मलेरिया हुआ हो तो वो इससे रिलेट कर सकता है ना। तो कोल्ड स्टेज में बहुत सेंसेशन ऑफ कोल्ड होती है, सीवरिंग होती है, बहुत ज्यादा कपकपी सी लगती रहती है। देन उसके बाद आती है एक हॉट स्टेज, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करना चाहेगी उसके खिलाफ, तो बॉडी का मैकेनिज्म क्या होगा? फीवर ले आएगा। ठीक है, फीवर इसलिए आता है क्योंकि बॉडी को लगता है कि भाई हमारे बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल है और उसे खत्म कर दो। ठीक है, तो बुखार आ जाएगा बहुत तेज, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, मतलब दौरे पड़ सकते हैं बच्चों में, छोटे बच्चों में। और उसके बाद क्या होगा? बुखार आने के बाद एक स्वेटिंग स्टेज होगी, बहुत पसीना आएगा, बिल्कुल प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा, मतलब भीग से जाएंगे ऐसे कह लो आप। तो ये 3 स्टेज हैं जिसके कारण से पता लग सकता है कि किसी पेशेंट को मलेरिया है या कोई अलग बुखार है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स क्या हैं? बहुत टिपिकल सिम्टम है मलेरिया के।
बाकी ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं डॉक्टर कि मलेरिया है या नहीं है। तो नॉर्मली मलेरिया में क्या होता है, हर एक दूसरे दिन क्या होता है, बुखार आ जाता है। इन्हें टर्जियन पैरासाइट कहते हैं। ये कब होता है, जब फैल्सीपैरम का इन्फेक्शन होता है, वाइवैक्स का इन्फेक्शन होता है और ओवेल का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और थर्ड डे पे कब आता है बुखार, अगर मलेरिया की स्पीसीज या प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। अगर प्लाज्मोडियम मलेरियाई है बॉडी में तब आएगा तीसरे दिन बुखार। अगर प्लाज्मोडियम की स्पीसीज फैल्सीपैरम, वाइवैक्स और ओवेल है तो दूसरे दिन आएगा बुखार, ठीक है। जब दूसरे दिन आता है तो उसे कहते हैं टर्जियन, जब तीसरे दिन आता है तो उसे कहते हैं क्वार्जियन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो देख सकते हो दोबारा। चलो, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं मलेरिया को रोकने के लिए। तो सबसे अच्छा जो मलेरिया को रोकने का उपाय है वो है कि भाई वाटर लॉगिंग या वाटर को इकट्ठा ना होने दो, पानी को इकट्ठा ना होने दो कहीं पे भी, चाहे आपके वो स्कूल हैं, गार्डन्स हैं, कंपाउंड्स हैं, क्योंकि जो पानी है वो क्या है, ब्रीडिंग प्लेस है। यहाँ पे मच्छर अपने बच्चे देता है, मतलब लार्वा देता है, और यही लार्वा बड़े होके मच्छर बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर पानी नहीं होगा तो उनकी ब्रीडिंग रुक जाएगी और आगे मच्छर पैदा नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि आप केरोसिन स्प्रिंकल कर सकते हो। जहाँ भी अगर पानी है, ड्रेन है, तो वहां पे आप केरोसिन छिड़क सकते हो। केरोसिन क्या है, लार्वा को मार देता है, ठीक है। बच्चे के अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि कोई भी सीवर या ओपन ड्रेन अपने घर के पास खुली ना हो, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन सकते हैं, बेड नेट्स लगा सकते हैं। बेड नेट्स मतलब मच्छरदानी लगा सकते हैं। रेपेलेंट आते हैं जैसे ऑल आउट, कछुआ चाव वगैरह आते हैं ना, जो कि मच्छर को भगाते हैं। लोशंस आते हैं आजकल बहुत, जिससे कि मच्छर भाग सकते हैं या आपको काटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब आपको लगे कि ऐसा सीजन है या जहाँ पे मच्छर बहुत हैं, तो हो सके तो पूरी बाजू के कपड़े पहने, फुल स्लीव के कपड़े पहने, ताकि मच्छर आपको ना काट सके। मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, वाटर है, ड्रेनेज है, अगर इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, मतलब पानी को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, तो ब्रीडिंग रुक जाएगी और जो मलेरिया के मच्छर हैं वो नहीं पनपेंगे या ग्रोथ उनकी नहीं होगी। तो ये भी बहुत जरूरी स्टेप है। नेक्स्ट वाला कि अपने कूलर में अगर पानी है तो उसको हर हफ्ते बदलें, एवरी वीक उसे चेंज करें और ये देखते रहें कि कहीं उसमें लार्वा तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जहाँ भी पानी दिखे आप वहाँ पे DDT छिड़क सकते हैं, लार्विसाइड छिड़क सकते हैं। लार्विसाइड होता है मतलब जो कि लार्वा को मार देता है। चलो, आई होप क्लियर है। चलो, ट्रीटमेंट कैसे होता है मलेरिया का। तो ट्रीटमेंट सबको पता है, आई थिंक बहुत पुरानी दवाई है। ये होता है क्विनोन की मदद से। क्विनोन निकलता है, सिंकोना प्लांट होता है एक, सिंकोना पढ़ लो आप या सिंचोना पढ़ लो, जिस तरह से पढ़ना आप पढ़ लो, लेकिन याद होना चाहिए। तो ये सिंकोना प्लांट की बाग से निकलता है, बाग को कहते हैं छाल। तो ये कंपाउंड जो क्विनोन है ये इसकी बाग से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका नाम है सिंकोना प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से दिखता है ये प्लांट कुछ। जब बड़ा हो जाता है तो इसकी बार्क है, जो छाल है वो हार्ड हो जाती है और ये सिंकोना के फ्लावर्स हैं। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ये लाइफ साइकिल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बीएड के स्टूडेंट हो आप लोग, तो जिसको ये लाइफ साइकिल समझनी है वो समझ सकता है। बाकी ये लाइफ साइकिल बीएड के एग्जाम में लिखने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, और इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे कि आपको लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि बीएड में क्या है, आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। पर हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से मलेरिया होता है। तो मलेरिया कहाँ से स्टार्ट होता है। मलेरिया जब स्टार्ट होता है जब फीमेल एनोफिलिस काटती है और वो अपने सलाइवा के साथ बहुत सारे स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये स्पोरोजोइट सबसे पहले जाते हैं लीवर सेल में, ठीक है। लीवर सेल में जाते हैं, वहां पे ये लीवर सेल को इन्फेक्ट करते हैं और ये डिवाइड होते हैं एसेक्सुअली, ठीक है। देन ये बना देंगे एक राउंडेड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं साइजोन्ड, ओके। अब ये साइजोन्ड क्या करेगा, ये साइजोन्ड रप्चर हो जाएगा और इसमें से बहुत ज्यादा मीरोजॉइट निकलेंगे, ओके। ये निकलेंगे इसमें से। देन अब ये क्या करेंगे, ये इन्फेक्ट करेंगे आरबीसी को जाके। आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। नाउ अब ये आरबीसी में चली गई, आरबीसी में ये डिवाइड होंगी, ये सेक्सुअली डिवाइड होंगी। अब इस स्टेज पे कहेंगे इसे ट्रोफोजॉइट, ठीक है। तो ये क्या है, इमेच्योर ट्रोफोजॉइट है, रिंग स्टेज है। जब डॉक्टर्स को पता करना रहता है कि किसी को मलेरिया है या नहीं है, और अगर वो इस स्टेज पे है तो आरबीसी में आपके ना ये राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा
और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो लैब टेक्नीशियन है, वो बता सकते हैं कि आपको मलेरिया है या नहीं है। ठीक है, बाकी ये स्ट्रक्चर भी दिखना बहुत कॉमन है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे डॉक्टर बता सकते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये इमैच्योर ट्रोफोजॉइड रिंग थी, ये मैच्योर ट्रोफोजॉइड रिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ट्रोफोजॉइड तो आरबीसी को इन्फेक्ट करते रहेंगे और कुछ ट्रोफोजॉइड बना देंगे गैमेटोसाइट। ठीक है, अब ये गैमेटोसाइट वाला हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो ट्रोफोजॉइड यहाँ मैच्योर हो गया है। यहाँ पे अगेन वो राउंडेड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहते हैं साइजोन। ये साइजोन रप्चर हो जाता है, इसमें से फिर से ट्रोफोजॉइड निकलेंगे और ये आरबीसी को फर्दर इन्फेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, ये साइकिल चलती रहेगी और आपकी बॉडी में बुखार आना, स्वेटिंग होना, कोल्ड स्टेज होना, ये भी चलता रहेगा। तो जब बुखार आता है तो वो इस स्टेज पे आता है जब रप्चर होती है आरबीसी और इसमें से बहुत सारे ट्रोफोजॉइड निकलते हैं। तो ये ट्रिगर करती है कि बॉडी में फेवरिंग होती है, ठंड लगती है और इसके बाद फिर होता है बुखार। ओके, चलो ये स्टेज पढ़ ली हमने। इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, क्योंकि ये हो रही है एरिथ्रोसाइट में या आरबीसी में। चलो ये साइकिल तो हो रही है, लेकिन अब क्या होगा कि कुछ ट्रोफोजॉइड बना देते हैं भाई गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट मतलब गैमेट्स बना देंगे। अब ये गैमेट क्या होंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। फैल्सीपैरम के केस में क्या होगा, ये गैमेट्स इस तरह से दिखेंगे और वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया के केस में ये गोल दिखेंगे। ठीक है, राउंडेड दिखेंगे। अब यहाँ पे अगर पेशेंट को दोबारा किसी मच्छर ने काटा तो ये जो गैमेट्स हैं ये मच्छर के मुंह में चले गए यहाँ पे। ओके, देन ये गैमेट्स चले जाते हैं मच्छर के पेट में। ओके, पेट में जाके इनमें होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और वो बना देंगे ookinete। अब ookinete क्या होगा, oocyst बनाएगा और oocyst में डिवीजन होगी और oocyst से निकलेंगे बहुत सारे स्पोरोजॉइड और ये स्पोरोजॉइड चले जाएंगे मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में या मुंह में। ठीक है, और अब ये मच्छर फिर से तैयार हो गए लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए अगेन। तो ये जो साइकिल है इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये जो पूरी स्टेज है ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, या एसेक्सुअल स्टेज। आई होप ये लाइफ साइकिल क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर तो नो प्रॉब्लम, आपको इतना नहीं लिखना है, आप बीएड के स्टूडेंट हो। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, सबको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और देखो क्या होता है, जब आरबीसी रप्चर होती है तो एक टॉक्सिक निकलता है जिसे कहते हैं हीमोजॉइन। ठीक है, हीमोजॉइन कब निकलता है, क्योंकि जो स्पोरोजॉइट होता है वो हीमोग्लोबिन को खा लेता है। इसी कारण क्या है, एनीमिया होता है। इसी कारण जो फीवर है और चिल्स हैं वो इसी के कारण होती है। बॉडी को लगता है भाई फॉरेन पार्टिकल है और हमें इस पे अटैक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हर दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन होता रहता है, डिपेंड करता है कि प्लाज्मोडियम की क्या स्पीसीज है। तो इसलिए हमें हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें फीवरिंग होती है, बुखार आता है। आई होप क्लियर है, अच्छे से समझ में आया आपको। तो मलेरिया में इतना ही था। अगर समझ में ना आया तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लेना। बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है मैंने, क्योंकि सभी का बैकग्राउंड बायो नहीं है। बीएड में सभी तरह के बच्चे हैं, हर एक का बैकग्राउंड अलग है। फिर भी मैंने बहुत ईजिली समझाने की कोशिश करी है। और लाइफ साइकिल वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, वो बस समझाने के लिए था। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।